ग्रुप डी के जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ग्रुप डी से संबंधित सारे क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अभी इसमें रेलवे से संबंधित 10 प्रश्न इम्पोर्टेंट और एक सेट जिसमें 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 150 लगभग होंगे। आपको एक ही वीडियो में 150 क्वेश्चन लगभग कराऊंगा। नंबर में 30 है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं, तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। 150 क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ग्रुप डी और अन्य RRB एग्ज़ाम से संबंधित सारे जो टॉपिक हैं, सारे जो वीडियो हैं, आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो है 57 सेट नंबर 57 कराऊंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, 30 रहेगा तुम्हारा प्रैक्टिस सेट से और 15-20 क्वेश्चन रहेगा रेलवे से संबंधित। तो चलिए, ग्रुप डी का सेट है, प्रीवियस ईयर के इसमें ऐड किया गया है और NCERT बेस्ड सभी क्वेश्चन जो है वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना शुरू हुआ? तो वह कौन सा युद्ध है, वह कौन सा इम्पोर्टेंट युद्ध है जिसके द्वारा भारत में जो है ब्रिटिश का जो प्रभुत्व है वह स्थापना जो है शुरू हुआ? तो वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ने ही ब्रिटिश को इंडिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक निर्णायक युद्ध था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब, बंगाल का उस समय नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। किसी मध्य? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उन पर बंगाल पर अधिकार हो गया। कहाँ पर? तो बंगाल पर अधिकार हो गया। इस विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हो गया। इससे अर्जित किए गए लाभों से उनकी सैन्य और राजनीतिक शक्ति में नियंत्रण वृद्धि होती चली गई। कि कोलकाता पर जो बंगाल पर जो अधिकार हो गया, इससे क्या हुआ, उसका जो लाभ है वह बढ़ गया, वाणिज्य अधिकार जो है मिल गया, सो वाणिज्य का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया और वह क्या अपना सेना और राजनीतिक शक्ति में नियंत्रण वृद्धि करते चला गया। और भविष्य में जो है बंगाल से बाहर भी राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार में यहीं से एक पृष्ठभूमि तैयार होता है। कि कौन सा युद्ध? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का। वर्गीकरण की टैक्सोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोग जान भी करते हैं कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे माना जाता है। जल्दी से कमेंट बजाएं। तो टैक्सोनॉमी का जो जनक है ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लिनियस को माना जाता है टैक्सोनॉमी का जनक। जानते हैं विस्तार से। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यह स्वीडन का वनस्पति शास्त्री और जीव विज्ञानी था। इसका जो निवास था वह स्वीडन था। यह स्वीडन का वनस्पति वैज्ञानिक था और जीव विज्ञानी था। सर्वप्रथम इन्हीं ने ही अपनी इसका पुस्तक का नाम था कौन? तो सिस्टेमा नेचुरा में जीवों के वैज्ञानिक नाम और उसके वर्गीकरण की व्यवस्था प्रणाली प्रस्तुत की। क्या किया? तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण किया और उसका वर्गीकरण की व्यवस्था की प्रणाली किया। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 किंगडम में बांटा। संपूर्ण प्रकृति जो था उसको 3 किंगडम में बांटा। कौन कौन? तो एक नंबर में आता जंतु, इसको एनिमेलिया कहते हैं, पादप प्लांटी और खनिज मिनरल्स में 3 जगह में बांटा। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों में फिर विभाजित किया। पहले प्रकृति को 3 जगत में विभाजित, फिर उसने पादप जगत को है वह 24 वर्गों में विभाजित किया और जंतु को 6 वर्गों में विभाजित किया। तो सारी जानकारी आपको मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो प्रस्तावना में यह वर्ड है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो वह किया गया संविधान सभा के द्वारा।
इसका ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रारूप जो है वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ था, जिसे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्य था, लेकिन जिसमें संविधान का प्रारूप तैयार हुआ उसमें 284 सदस्यों द्वारा ही हस्ताक्षर कराए गए। तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284। कुल कितने सदस्य थे? तो 299। संविधान के कुछ प्रस्ताव उसी दिन जो है वह लागू हो गया। कौन कौन सा प्रावधान है जो कि संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने के साथ ही लागू हो गया? तो वह पहला था राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह उसी दिन शुरू हो गया। नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो चोल साम्राज्य है उसका स्थापना किसने किया था? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चोल साम्राज्य का स्थापना जो है विजयले द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 850 ईस्वी में विजयले ने कांची के पल्लवों को पराजित किया। किसको पराजित करके किया? तो कांची का जो पल्लव था उसको पराजित करके चोल साम्राज्य का स्थापना किया। यह पहले पल्लवों का ही सामंत था। किसका सामंत था विजयले? तो विजयले पहले पल्लव का ही एक सामंत था और इसने पल्लव के शासकों को ही पराजित कर चोल साम्राज्य का स्थापना किया। इसने पांड्यों की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर, उस समय पांड्यवंश जो है बहुत ही दुर्बल हो गए थे, तो पांड्य की शक्तिहीनता पर लाभ उठाकर तंजौर पर जो है वह अपना अधिकार कर लिया और उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयले द्वारा कौन सा उपाधि धारण किया गया? तो विजयले द्वारा नरकेसरी की उपाधि धारण किया गया था। इसने 21 वर्ष तक शासन किया। कितना? तो 21 वर्ष तक। निशुम्भ सुदनी देवी मंदिर का भी निर्माण इसने करवाया था और इसने अपनी जो राजधानी है वह उरेयूर से ले जाकर कहाँ पर बनाया? तो तंजावुर को बनाया अपनी राजधानी। तो चोल साम्राज्य के विषय में सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में, एक ही क्वेश्चन में मिल गया कि विजयले ने इसकी स्थापना किया, किसको हरा के किया? तो पल्लव के शासक को हरा के किया। और विजयले कौन था? तो यह पल्लव का ही एक सामंत था और इसने पांड्यों की शक्तिहीनता को देखते हुए तंजौर पर अधिकार कर लिया और इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। और विजयले ने एक मंदिर भी निर्माण किया जिसका नाम था निशुम्भ सुदनी देवी मंदिर। और इसने अपनी राजधानी जो है वह तंजावुर या तंजौर को बनाया, जो कि पहले उरेयूर में था। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो भूटिया नृत्य होता है किस राज्य में किया जाता है अक्सर? तो भूटिया नृत्य जो है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य में किया जाता है। कौन सा राज्य में? तो सिक्किम राज्य में किया जाता है भूटिया नृत्य। अन्य नृत्य को जान लेते हैं। तो सिक्किम का जो अन्य नृत्य है वो कौन कौन है? तो सिक्किमी सिंघीछम, तमंग सेलो, शेरपा नृत्य, घंटू, गेलेयांग नृत्य, संगे छम नृत्य और चूफाट। पश्चिम बंगाल के कुछ नृत्य देख लेते हैं। पुरुलिया, छाऊ, बाउल और गंभीरा, ये सब कहाँ था? पश्चिम बंगाल की। उड़ीसा का कौन कौन है? तो उड़ीसा का है गोटीपुआ नृत्य, डफ और पाइका नृत्य। चलिए नागालैंड का जान लेते हैं। तो नागालैंड हुआ मोटसे अगुर्सिकुल्ला, गोडसे अगुर्सिकुल्ला, अलियट्टू, सदल केकेई और चंगई नृत्य। ये सब नागालैंड के नृत्य हैं। नृत्य का नाम रखना अक्सर याद है क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक टाइप के क्वेश्चन में नृत्य का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? कि जीवों का जो वर्गीकरण हुआ उसमें आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? चलिए इसे जानते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई होता है जगत। क्या होता है? जगत। और जगत से छोटा होता है संघ, और संघ से छोटा होता है वर्ग, और वर्ग से छोटा होता है गुण, और गुण से छोटा होता है कुल, और कुल से छोटा होता है वंश, और वंश से छोटा होता है जाति। तो सबसे जो छोटी इकाई है वह है जाति। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा इकाई कौन है? तो सबसे बड़ा है जगत।
तो आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का आरोही क्रम अवरोही क्रम दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ा पहले दिया है, छोटा सबसे नीचे दिया है। जैसे पहले होता है, सबसे बड़ा आता है जगत। जगत जो किंगडम जो है सबसे बड़ा इकाई है। उसके बाद आता है संघ, उसके बाद आता है वर्ग, वर्ग के बाद आता है गुण, गुण के बाद आता है कुल, कुल के बाद आता है वंश, और वंश के बाद आता है जाति। तो सबसे छोटा जो क्या हो गया, जाति, और सबसे बड़ा क्या हो गया, जगत। तो स्पष्ट है कि जो जगत है वह वर्गीकरण का सबसे सर्वोच्च इकाई है और जो जाति है वह निम्नतम इकाई है। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। सभी एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन से आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिल जा रहा है, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में टोटल मिलाकर लगभग 150 क्वेश्चन आपका कवर हो जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल UIOJ क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। जो प्रेस का स्वतंत्रता है वह कौन सा अधिकार है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता जो है निहित है। तो ये नंबर विधि के समक्ष संरचना ये नहीं होगा। संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी नहीं है। भाषण देने की स्वतंत्रता और कार्य और साधक सुरक्षा स्वतंत्रता। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह भाषण की स्वतंत्रता हो जाएगा। भाषण की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता आता है। जानते हैं विस्तार से कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका उल्लेख नहीं है। स्पष्ट रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से जो है इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन साकल पेपर मिल्स वर्सेस भारत संघ मामले 1961 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 19(1) क कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी में ही प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19(1) क में ही निहित रखा गया है। चलिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 19(1) क में ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जो कि भाषण की स्वतंत्रता है उसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। देख सकते हैं कितना वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत में जो है वह स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो जो भारत में स्थानीय स्वशासन है वह ऑप्शन बी रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए रिपन के कार्यकाल को जानते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 का कार्यकाल। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल यही रहा, लॉर्ड रिपन। इसके अनेक सुधारात्मक कार्यों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए और जिलों में तहसील बोर्ड और जिला उप विभाग बनाने की योजना भी बनाई गई। नगरों में नगरपालिका का स्थापना का गठन भी किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। किसका, तो गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी निश्चित की गई। तो लॉर्ड रिपन का जो बहुत ही सुधारात्मक कार्य ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है। कि वह कौन सा नृत्य है जिसने अपनी उत्पत्ति को जो है प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम उससे जोड़ता है अपना उत्पत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं भरतनाट्यम को। तो भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसे सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पता जो है वह सादिर ने लगाया जा सकता था, जो कि एक सोलो नृत्य था। इसका पता कैसे लगा, तो सादिर से लगाया जा सकता है कि यह जो एक सोलो नृत्य था, इसी से इसका पता लग सकता है। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु के मंदिरों में नर्तकियों एवं देवदासियों द्वारा किया जाता था। तो जो सादिर है यह इसका प्रदर्शन कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु के मंदिरों में। इसीलिए इनका नाम जो है वह दासी अट्टम भी है, क्योंकि इसका जो है नृत्य जो है या जो नृत्य है जो देवदासियों द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसका नाम जो है दासी अट्टम भी रखा गया। मानव शरीर की लसिका कोशिका किस अंग से बनते हैं। तो जो मानव शरीर की जो लसिका कोशिकाएं हैं वह किस अंग से बनती है,
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की जो लसिका कोशिकाएं हैं वह किस अंग में बनती है, तो यह बनती है ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली में बनती है। किसमें बनती है, तो तिल्ली में बनती है लसिका ग्रंथियाँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। लसिका कोशिका यानी कि लिम्फोसाइटिक सेल, यह क्या होता है, यह एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। क्या है, तो WBC एक प्रकार का WBC है, जिनका निर्माण कहाँ किया जाता है, तो लसिका ग्रंथि में किया जाता है, तिल्ली में किया जाता है, थाइमस ग्रंथि में किया जाता है और अस्थि मज्जा, ये सब चारों जगह में जो है वो लसिका कोशिका का निर्माण किया जाता है। तिल्ली और पलिहा जो है यह शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी विहीन ग्रंथि है। डक्टलेस ग्लैंड, सबसे बड़ी डक्टलेस ग्लैंड कौन है, तो तिल्ली या पलिहा। यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। किसका भाग है, तो रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है लसिका का कोशिकाएं। करों और सरकारी कार्यों के निर्वहन से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है, यानी केंद्र सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होती है, विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी कार्यों से जो राजस्व की प्राप्ति होती है, वह जो निधि है वह कहाँ रखा जाता है, किस निधि में उसका जो राजस्व है वह स्टोर रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संचित निधि, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। तो जानते हैं संचित निधि को। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद किस में है, तो संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख किया गया है। किसका, तो संचित निधि का। और आकस्मिक निधि एवं राज्यों के लिए धन के आवंटन के अतिरिक्त भारत सरकार का एक राजस्व या उसके द्वारा लाए गए करों या धन की प्राप्त होगा और इससे एक संचित निधि बनेगी। किससे बनता है, तो आकस्मिक निधि और जो राज्य से जो धन का आवंटन होता है और से राज्य की जो प्राप्ति होती है उसी को मिलाकर संचित निधि बनेगा, जिसे भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। तो भारत की संचित निधि में ही सब राजस्व और आकस्मिक निधि जो है वह जमा रहता है। विधि के प्राधिकरण के बिना संचित निधि से कोई भी धन निकाला नहीं जा सकता है। विधि के प्राधिकरण की विधि से इसको विनियोग विधेयक पास करके यह जो संचित निधि और आकस्मिक निधि से पैसा निकाले जाते हैं, तो उसी विधि के बिना कोई भी इसमें पैसा नहीं निकल सकता। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था, तो सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो कि 1936 ईस्वी से 44 तक रहा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में इस ऑप्शन के अनुसार से जो है वह कर्जन का जो कार्यकाल है वह सबसे लंबा कार्यकाल था इन चारों में। चलिए जानते हैं विस्तार से। उपर्युक्त वायसरायों में से सर्वाधिक समय जो है वह लॉर्ड कर्जन का है, जो कि 1899 से 1905 ईस्वी तक है। यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। सर्वाधिक लोकप्रिय शासक कौन था, तो रिपन, और यह सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। इसी के काल में जो है वह बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। किसके काल में हुआ था, तो कर्जन के काल में ही हुआ था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। कर्जन ने एक सिंचाई आयोग का भी स्थापना किया था, एक पुलिस आयोग का भी स्थापना किया था, और रेलवे का जो सर्वाधिक विकास है किसके काल में हुआ था, तो रेलवे का जो सर्वाधिक विकास है वह इसी के काल में हुआ था, कर्जन के काल में। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय कौन था, तो भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला जो वायसराय था वह था लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। आपको अंत में रेलवे से संबंधित 10 डेली एक प्रैक्टिस सेट के साथ 10 जो है वह रेलवे से संबंधित क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखते हैं। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य है, उत्सव है। सरहुल क्या है, एक उत्सव है जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये झारखंड में यह जो है सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सव है। कौन, तो सरहुल। चलिए जानते हैं सरहुल को, कि झारखंड में जो है वह सरहुल उरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। किसके द्वारा, तो उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह नववर्ष का भी त्यौहार है। सरहुल क्या है, तो यह नववर्ष का त्यौहार है।
और हिंदू महीने के अनुसार इसे चैत महीने की अमावस्या का जो तीसरा दिन है इसी दिन से मनाया जाता है। और यह हुआ ऋतु की शुरुआत। कौन सा? इसी समय से यह ऋतु की शुरुआत का भी उत्सव पर्व है। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है। तो पुष्प का 4 भाग होते हैं। उसमें से होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज होता है, पुमंग होता है और जायंग होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है वह एक पुष्प का भाग नहीं है। पर्णवृंत जो है वह पत्ता और डंठल के बीच का पार्ट है। तो यह जो है पुष्प का भाग नहीं है। तो पुष्प के भाग को देख लेते हैं। पुष्पी पौधे जिसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है में पुष्प एक प्रजनन अंग है जो प्रायः तने, शाखाओं, शीर्ष और पत्तियों के अक्षण के एक्सेल पर विकसित होता है और फल और बीज उत्पन्न करता है। पुष्प के प्रमुख भाग में कौन कौन होते हैं? तो पुष्प के प्रमुख भाग में होते हैं बाह्य दलपुंज जिसे कैलेक्स भी कहते हैं, दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं, पुमांग जिसे एंड्रोसियम कहते हैं और जायंग जिसे जाइनोसियम कहते हैं। तो ये चारों भाग हो गया पुष्प का। कौन कौन? तो बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को कैलेक्स कहते हैं, दलपुंज को कोरोला कहते हैं, पुमंग को एंड्रोसियम कहते हैं और जायंग को गाइनोसियम कहते हैं। पर्णवृंत क्या होता है जान लेते हैं। तो पत्ते और तने को जोड़ने वाली एक संरचना है पर्णवृंत, जो पत्ते को प्रकाश से उड़ाए रखता है, यानी पत्ते को प्रकाश की ओर जो है उठाए रखता है, वह होता है पर्णवृंत। भारत में किस राज्य में जो है सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? वह कौन सा राज्य है जहाँ पे पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है पहली बार भारत में सर्वप्रथम जो है महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जो है वह भारत की किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी थी। वर्ष 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य की यह पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी 1963 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहले बंगाल का गवर्नर होता था, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल होने लगा, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल होने लगा, फिर वायसराय हुआ। तो पहला जो है भारत का गवर्नर और रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है पहला गवर्नर। लेकिन पहला जो है बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल किसे माना जाता है? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वह वारेन हेस्टिंग्स होता है, जो कि ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है वह बंगाल का प्रथम जो है गवर्नर जनरल वो वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया और इसने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का जो हस्तांतरण है वह मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया। तो सरकारी खजाने से लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम हुए? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है वह पहली बार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। किस एक्ट के तहत? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसने बंगाल में द्वैत शासन कब समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैत शासन जो है 1772 ईस्वी में समाप्त किया। किसके आदेशानुसार? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार। और इसने जो सरकारी खजाना है इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया? इसका जो पहले था मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया? तो कोलकाता ले गया। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्नों पर जो सलाह लेने का अधिकार है वह किसे प्राप्त है? तो वह ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए जानते हैं। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का जो अधिकार है वह किसे प्राप्त है? तो वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। और संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार 143 के अनुसार जो है वह राष्ट्रपति किसी भी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर यदि सलाह संविधान लागू होने के पूर्व की किसी विषय पर मांगा जाए तो सलाह देना अनिवार्य है। कि अगर यदि सलाह मांगे तो यह बाध्य नहीं है, लेकिन यदि सलाह 26 जनवरी 1950 के पूर्व किसी भी विषय पर सलाह मांगे तो वह सलाह देना
अनिवार्य है, परंतु राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे तो राष्ट्रपति इसकी सलाह को मान सकता है और नहीं भी मान सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 143 143 के अनुसार कौन सी संस्था जो है वह पूंजी बाजार का विनियमन करता है? तो जो पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, उसका विनियमन कौन करता है? तो उसका विनियमन जो ऑप्शन नंबर बी सेबी करता है। कौन करता है? तो SEBI सेबी। सेबी द्वारा जो है वह पूंजी बाजार का विनियमन किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं सेबी को। पूंजी बाजार भारत प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, द्वारा विनियमित किया जाता है। कौन? तो पूंजी बाजार। पूंजी बाजार किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो भारत प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो सेबी का जो स्थापना है वह 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को सेबी अधिनियम के द्वारा किया गया था। कब? तो 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को। IRDA जो क्या करता है? तो IRDA क्या करता है? तो देश की जो है सर्वोच्च बीमा नियामक कंपनी है। LIC सब का रेगुलेशन जो है वह IRDA के द्वारा किया जाता है, जबकि रिजर्व बैंक जो है वह देश का केंद्रीय बैंक है। लाई हरोबा पर्व जो है इनमें से किस शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? कि जो लाई हरोबा है वह किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा जो है वह मणिपुरी नृत्य है, उसका जो है यह एक प्रारंभिक रूप है। तो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं लाई हरोबा को। तो मणिपुर, तो लाई हरोबा जो है यह मणिपुर की या कौन सी जाति द्वारा मनाया जाता है? तो लाई हरोबा जो है मणिपुर का मैतेई समुदाय है, मैतेई जनजाति है, उसी के द्वारा मनाया जाता है यह लाई हरोबा पर्व। लाई हरोबा जो है नृत्य जो है वह 4 प्रकार का होता है। तो लाई हरोबा नृत्य कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का। तो कौन कौन? तो कांगले हरोबा, चकपा हरोबा, मोइरंग हरोबा और काकिंग हरोबा। तो यह 4 प्रकार होता है किसका? तो लाई हरोबा का 4 प्रकार होता है। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कि मोहम्मद घोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। मोहम्मद घोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो जो मोहम्मद घोरी है उसको सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद घोरी को सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर ए भीम द्विवेदी, जिसे मूल राज द्विवेदी भी कहते हैं, उसने 1178 ईस्वी में जो है मोहम्मद घोरी को पराजित किया था। तो मूल राज द्विवेदी के शासनकाल में ही मोहम्मद घोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद घोरी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया था? तो 1178 ईस्वी में। और वहाँ पर किसका शासनकाल था? तो वहाँ मूल राज द्विवेदी का शासनकाल था। किंतु मूल राज द्विवेदी, जिसे भीम द्विवेदी भी कहते हैं, ने आबू पर्वत के निकट उसे क्या किया? पराजित कर दिया मोहम्मद घोरी को। संभवतः घोरी की भारत में यह प्रथम पराजित थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1779 ईस्वी में उसने पेशावर को जीत लिया और 1185 से 86 के बीच में पंजाब पर भी विजय प्राप्त कर लिया और सियालकोट को भी जीता था। इस सब प्रदेश को जीत लिया, लेकिन गुजरात को में हार गया। कौन? तो मोहम्मद घोरी। कब हारा था? तो 1178 ईस्वी में। उसमें शासनकाल था मूल राज द्विवेदी, जिसे भीम द्विवेदी भी कहते हैं, उसी का शासनकाल था। यदि आय बढ़ाने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? अगर आय बढ़ने के साथ साथ जो कर की दर है वह भी बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रगतिशील कर। क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आय बढ़ रहा है और टैक्स भी बढ़ रहा है तो वह प्रगतिशील कर हुआ। इससे जो है अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और गरीबों को कम टैक्स देना पड़ता है। यह जो है थोड़ा सा कल्याणकारी आर्थिक नीति का एक उपकरण है। तो प्रगतिशील कर वे कर होते हैं जिसमें करदाता की आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है। क्या बढ़ता है? तो कर की दर भी बढ़ती है। यह प्रणाली अमीरों की तुलना में गरीबों की आय पर कम भार डालता है और यह कल्याणकारी आर्थिक नीति का एक उपकरण है। किसका उपकरण है? तो कल्याणकारी आर्थिक नीति का उपकरण है। चलिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न, विटामिन क्या होते हैं? जल्दी आप लोग बताएं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी कर दें, लेकिन विटामिन होते क्या हैं? चलिए समझते हैं विस्तार से।
तो विटामिन जो है वह जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। जिसका खोज कब किया था, तो इसका खोज जो है वो फंक ने किया था। कब, तो 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में जो फंक है, फंक ने इसका खोज किया था। और विटामिन क्या होता है, तो विटामिन जो है वह जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। और इसे विटामिन को क्या कहा जाता है, तो विटामिन को आहार, सहायक आहार भी कहा जाता है विटामिन को। सर्वप्रथम वर्ष 1992 ईस्वी में वैज्ञानिक फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। और विटामिन जो है वह जटिल कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के उपापचय क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसीलिए भोजन के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं। विटामिन जो है वह शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, यानी कि शरीर उसको नहीं बनाता है, इसको बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए जो है विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन को क्या कहा जाता है, तो विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल UIO GK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस तरह का प्रैक्टिस सेट और वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वह कितना है, तो अस्थायी सदस्य होते हैं मात्र 5। कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो है वह अस्थायी होते हैं, जो कि 2 साल के लिए होता है अस्थायी। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से जो सुरक्षा परिषद है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें एक प्रमुख अंग है, बहुत ही प्रमुख अंग होते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसका क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है वह अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि है अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस। शेष जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और यह 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो है वह 2 साल होता है। और इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका चुनाव जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। गौरिक मृदभान पात्रान की OCP क्या है, तो OCP गौरिक मृदभान जो पात्र है, इसका नामकरण जो है वह कहाँ से हुआ है, इसका नामकरण कहाँ से करता था, तो इसका जो नामकरण है वह 2 क्षेत्र था, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर। तो इस ऑप्शन में एक ही दिया है हस्तिनापुर, तो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। जो गैरिक जो मृदभान पात्र थे, यानी OCP का नामकरण जो है वह हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा में होता था। गैरिक मृदभान संस्कृति यानी OCP 2000 ईसा पूर्व से 15 ईसा पूर्व तक का जो नामकरण है वह हस्तिनापुर या अतरंजी खेड़ा में हुआ। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृदभान का सबसे मोटा जमाव देखा गया था। यहाँ से काले और लाल मृदभान का भी काम प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों की अस्तित्व का पता चलता है। इसमें से कौन जो है वह कारक लागत पर GDP यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर GDP जो है फैक्टर कॉस्ट पर GDP वो कौन है, तो जिसके अनुसार से जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाएगा कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर हटा के सब्सिडी को जोड़ते हैं तो वह हमारा फैक्टर कॉस्ट पर GDP निकल जाता है। तो ऑप्शन जो है वह डी है वह सही हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें क्या हटाते हैं, तो उसमें अप्रत्यक्ष कर को हटाना पड़ता है और सब्सिडी को जोड़ना पड़ता है। तो यह हो जाता है कि लागत, कारक लागत पर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर GDP। फैक्टर कॉस्ट पर GDP क्या होता है, तो बाजार मूल्य पर GDP में अप्रत्यक्ष कर को हटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ते हैं, तो वह हो जाता है कारक लागत पर GDP। शिकार व मार्ग के बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन किस लेवल का है, एकदम एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है। शिकार अथवा मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन
किस परिघटना का प्रयोग आता है? यह सब जो है किसका परिकलन करता है? तो ध्वनि के प्रतिध्वनि का जो स्थिति है उसके द्वारा यह जो है अपने शिकार या मार्ग की बाधाओं का पता लगाता है। तो यह ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिध्वनि के से जो है अपना यह शिकार को खोज लेता है या फिर मार्ग में जो बाधा आता है उससे जान जाता है। किसका? तो प्रतिध्वनि से। तो चमगादड़ या डॉल्फिन प्रतिध्वनि की स्थिति निर्माण यानी कि इको लोकेशन विधि के द्वारा किसके द्वारा? तो इको लोकेशन विधि के द्वारा अपने शिकार या मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। ये दोनों जीव प्राश्रव ध्वनि तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगें रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग में आने वाले रुकावट टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है और ये इस प्रकार ये अपनी संवेदनशील इंद्रियों के द्वारा अपनी रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगाते हैं। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो जो सोमपुर महाविहार है इसका निर्माण धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। तो जानते हैं धर्मपाल को कि पाल वंश का द्वितीय शासक पहला था गोपाल जिसने पाल वंश का स्थापना किया था। पाल वंश का द्वितीय शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था और यह जो है बौद्ध विहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है, इसीलिए इसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो खोज है वह कनिंघम ने किया था। कब? तो 1879 ईस्वी में। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां यानी कि एनपीए का क्या अर्थ है? आप बैंकों में एनपीए से संबंधित बहुत सारा वर्ड सुनते होंगे, लेकिन आज पता चला कि एनपीए होता क्या है। एनपीए वह ऋण है जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। एनपीए ऐसा ऋण है जिस पर ब्याज भी नहीं मिलता और जो मुख्य रकम जो दी जाती है वह भी वसूली नहीं होती है, उसको नाम एनपीए दिया जाता है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? जो सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व है वह है चांदी। चांदी जो है वह सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व है। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत ही निम्न होती है यानी कि प्रतिरोध जितना निम्न होगा सुचालक उतना ही अधिक होगा। तो तांबा, एल्युमिनियम और लोहा की तुलना में चांदी जो है उसका विद्युत चालकता जो है वह सर्वाधिक है। किसका? तो चांदी का। किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्तों के कंकाल भी प्राप्त हुआ है? वह कौन सा स्थान है जहाँ से मानव का कंकाल के साथ साथ कुत्तों का कंकाल भी प्राप्त होता है? इससे साबित होता है कि कुत्ता और मानव दोनों को साथ में दफनाया गया था। तो यह स्थान है बी नंबर में जम्मू कश्मीर का बुरजहोम। चलिए जानते हैं विस्तार से। बुरजहोम एक नौपाषाणकालीन स्थल है। कौन सा स्थल है? तो नौपाषाणकालीन स्थल है जो कश्मीर के घाटी में श्रीनगर से 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित है और इस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्तों के कंकाल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्थानीय भाषा में बुरजहोम को प्लेस ऑफ बीट्स के नाम से भी जाना जाता है। डी टेरा और पीटरसन द्वारा 1935 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। गर्तावास यानी कि गड्ढों वाला छप्पर इस स्थल की प्रमुख विशेषता है। गर्तावास किसका प्रमुख विशेषता है? यानी कि गड्ढों वाला छप्पर। यहाँ के लोग जो है कृषि से परिचित थे। कहाँ के लोग? तो बुरजहोम के लोग कृषि से परिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है जिसमें कोई भी आवेश नहीं रहता? वह कौन सा है जिसमें कोई भी आवेश नहीं है? तो वह है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है इसमें कोई आवेश नहीं है। ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो आवेश रहित यानी कि उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋण आवेशित होता है, ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो होता है वह पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। चलिए अब 10-12 क्वेश्चन रेलवे से संबंधित जान लेते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड जिसका स्थापना कब हुआ था? निकर्जन के समय हुआ था। रेलवे भर्ती बोर्ड का स्थापना कब? तो मार्च 1905 ईस्वी में। भारत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारत रेलवे उसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। भारत रेल को कितने जोनों में बांटा गया है? यदि कलकत्ता मेट्रो को
मिला दिया जाए तो, यदि कलकत्ता मेट्रो को मिलाया जाए तो कुल मिलाकर अभी 18 जोन है। और अगर भारत रेलवे के जोनों में कोंकण को मिला दिया जाए, कोंकण रेलवे जोन को मिला दिया जाए तो कोंकण रेलवे मिलाकर 19 है। कितना है तो 19। भारत का 18वां रेलवे जोन कौन है, जो कि 2019 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो भारत का जो लेटेस्ट यानी कि 18वां रेलवे जोन है वह है दक्षिण तटीय रेलवे। कौन, तो दक्षिण तटीय रेलवे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वह है उत्तर रेलवे, 6860 किलोमीटर का है, 6860 किलोमीटर का। और सबसे छोटा जो रेलवे जोन है वह है उत्तर पूर्वी रेलवे जोन। भारत में पहली बार जो है मालगाड़ी का शुरुआत हुआ था 1837 ईस्वी में। उसका नाम क्या था, जो मालगाड़ी है उसका नाम था रेड हिल रेलवे। यह ट्रेन जो है रेड हिल से चिंता त्रिपेट यानी कि चेन्नई तक 25 किलोमीटर तक चलती थी। इस ट्रेन का इस्तेमाल ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो ग्रेनाइट परिवहन के लिए जो पहली मालगाड़ी है इसका इस्तेमाल किया जाता था, रेड हिल रेलवे का। भारत रेलवे एक्ट कब आया, तो भारत रेलवे एक्ट जो है वो 1890 ईस्वी में आया था। भारत रेलवे एक्ट कब आया, तो 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में प्रथम विद्युत रेल का शुरुआत कब हुआ, इलेक्ट्रिक से चलने वाला रेल कब बना, तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को भारत में जो है विद्युत रेलवे ट्रेन का इस्तेमाल शुरू हुआ। बम्बई में शुरू हुआ था, कहाँ पर, तो बम्बई में बम्बई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच जो शुरू हुआ था। डेक्कन क्वीन जो है वह बिजली चलित प्रथम लंबी की ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन कौन सा, तो बिजली चलित प्रथम लंबी ट्रेन थी जो 1 जून 1930 ईस्वी को चलाया गया था। पहली रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जो भारत रेल है इसका राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल UIOG के क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लोगों में शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको GK GS और प्रैक्टिस सेट के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वह कराए जाते हैं। स्टैटिक GK GS, प्रैक्टिस सेट, मंथली करंट अफेयर्स जो कि अभी दिसंबर और जनवरी का अपडेट हुआ है, जाके देख सकते हैं। ग्रुप D NTPC साइंस, FCI मैथ रीजनिंग सभी का क्लास, पहला लाइव क्लास 6 बजे, उसके बाद 11 बजे और शाम में 3 बजे 3 क्लास होते हैं। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।